दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा मध्य प्रदेश चुनावों के संदर्भ में। आप जानते हैं कि इस समय देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं गर्म है और राजनीतिक गलियारों में यही विषय बड़ा महत्वपूर्ण बना हुआ है। इन पांचों राज्यों में कौन राजनीतिक रूप से सफलता प्राप्त करेगा और कौन विधानसभा के चुनाव में अपनी बढ़त प्रदर्शित करके आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 का है, उसमें अपनी मजबूती से वह कदम अपने आगे बढ़ाएगा। और इन 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश का चुनाव भी बड़ा इसमें महत्वपूर्ण बीजेपी और कांग्रेस के दृष्टिकोण से बना हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में बीजेपी को परास्त किया था, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस में जो उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनको अपने साथ मिलाकर कांग्रेस को कहीं न कहीं बड़ा एक ऐसा झटका दिया, जिससे कांग्रेस के मन में एक ऐसी टीस बैठ गई, बीजेपी को वह इस चुनाव में परास्त करके उसका बदला भी लेना चाहती है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में यह जो भावना है, ये बड़ी मजबूती से दिखाई देती है कि इसलिए वे उनकी कहीं न कहीं एकजुटता भी दिखाई देती है। और जो कांग्रेस का आत्मविश्वास है, वह भी यह बताता है कि वह अपनी एकजुटता के साथ अपने जो सारे उनके कार्यकर्ता और नेता हैं, वह इस समय चुनावी प्रबंधन में और चुनावी गणित में एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो उसका शीर्ष नेतृत्व है, जो दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे उसमें प्रधानमंत्री जी हों या अमित शाह जी हों, गृह मंत्री जी हों, और साथ ही जो प्रदेश का जो नेतृत्व है, इसमें शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं लगातार अनेक वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर, उनके बीच कहीं न कहीं ये सामंजस्य का भाव है, समन्वयता का भाव है। और इसका प्रदर्शन जो राष्ट्रीय नेतृत्व है बीजेपी का उसने दिखाया भी है, प्रदर्शित भी किया है। उसका जो मैसेज है मध्य प्रदेश के अंदर यह स्पष्ट रूप से जाता दिखाई देता है कि शिवराज सिंह चौहान की जो आगामी जो मुख्यमंत्री की उनकी लड़ाई है, वह आसान नहीं है उनके लिए, बहुत मुश्किल कांटों भरी उनकी राह बन चुकी है बीजेपी के अंदर भी। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा आज हम करेंगे कि कौन-सी पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के दिल को जीतने जा रही है? कौन-सी पार्टी ऐसी है जिसके मध्य प्रदेश की जनता अपना समर्थन देने जा रही है? क्या कांग्रेस सफल होगी इस बार या बीजेपी सफलता फिर प्राप्त करेगी मध्य प्रदेश के अंदर? किसकी रणनीति सफल होंगी? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश के चुनाव की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बहुत ही वरिष्ठ पैनल, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ हरिशंकर जोशी जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनेक वर्षों का उनका राजनीतिक पत्रकारिता का अनुभव है। उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी भोपाल, मध्य प्रदेश जुड़े हुए हैं, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बखूबी जानते हैं और अनेक वर्षों से उनका राजनीतिक पत्रकारिता का बड़ा अनुभव है। उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं दिनेश जी से ही करता हूँ, क्योंकि दिनेश जी लगातार मध्य प्रदेश की जो चुनावी फिजा है, उसको बखूबी समझ रहे हैं और उसके जो राजनीतिक निहितार्थ हैं, उसको अच्छी तरह समझ भी रहे हैं। तो दिनेश जी आपको क्या लगता है कि जो मध्य प्रदेश के पास चुनावी बिसात है, जो बिछ चुकी है और उसमें बीजेपी और कांग्रेस के मध्य बड़ा एक संघर्ष वाला मुकाबला माना जा रहा है। हालाँकि कुछ सर्वे अलग-अलग तरह की जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, उससे कांग्रेस में आत्मविश्वास का संचार भी नज़र आता है। आपको क्या लगता है चुनावी घोषणा पत्र भी कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया है। तो ऐसे में आप पूरा जो परिदृश्य है मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति का किस तरह से आप उसे परिभाषित करेंगे? प्रशांत जी, देखिए मध्य प्रदेश का जो ये चुनाव है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वोटर के लिए दोनों राजनीतिक दलों के हिसाब से लगभग जो है एक तराजू में तौलने की स्थिति है कि दोनों को जो वाकई तौल सकते हैं। देखिए, एक तो दोनों राजनीतिक दलों ने 5 साल में यहाँ शासन किया है। 15 महीने कांग्रेस रही और बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसा कम होता है कि दोनों राजनीतिक दल जो अब चुनाव मैदान में जा रहे हैं, उन्हें अपनी प्रो वोट भी चाहिए और एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना है। क्योंकि 15 महीने यदि कांग्रेस सरकार रही थी, यदि उसके कोई कमिटमेंट पूरे नहीं हुए या कांग्रेस कितना ये बता पाती है अपने वोटर को कि उसको तो पूरा पीरियड ही नहीं मिला जो उसने कमिटमेंट किए थे। तो वो यदि विक्टिम कार्ड प्ले करती है और विक्टिम कार्ड को यदि वोटर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हो सकता है कांग्रेस को फायदा हो जाए। लेकिन अभी तक की हम क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस एक विक्टिम की तरह अभी तक वोटर के सामने जा नहीं पाई है। बाई इलेक्शन भी हुए, बहुत सारी चीजें हुई, तो वो अलग चीज। भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि एक 15 महीने के ब्रेक के बाद सरकार में आई, तो जो उसकी एंटी इनकम्बेंसी थी 2018 की, वो 2000 मार्च 20 के बाद जब फिर से वो सरकार में आए, तो एक्सटेंडेड एंटी इनकम्बेंसी है ये उनकी। एक्सटेंडेड एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ पार्टी में के भीतर जो सत्ता की बुराइयां होती हैं, जो हर राजनीतिक दल में आती है, वो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी में वही हम देख रहे हैं। तो उसका मूल कार्यकर्ता नाराज है। बड़े बड़े लोगों को, जो दीपक जोशी, जो कैलाश जोशी के बेटे हैं, उनने तक पार्टी छोड़ दी। तो जो एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी, एक कार्डर बेस्ड पार्टी थी,
उस काडर बेस्ड पार्टी का जो काडर है वो भी हिला हुआ है, वो भी आज कांग्रेस जैसी स्थिति में है। तो वोटर के लिए बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। अब जो वोटर जब भी डिसाइड करेगा, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जब एक अलग वोटिंग ट्रेंड होगा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर अपने हिसाब से ये देखेगा कि उसका कैंडिडेट कौन मुफीद है। जो भी बात होती थी ना, मुझे लगता है इस चुनाव में यहाँ चेंज होना चाहिए कि आप फलाने सिंबल पे वोट दीजिए, उसकी सरकार बनाइए। ये ट्रेंड अभी पिछले कुछ सालों से देश में चलने लगा है। पहले तो आदमी कैंडिडेट चुनता था, लेकिन अब ये होने लगी कि आप तो सिंबल को चुनिए और सिंबल के नाम पर कोई भी हो तो आप जो है उसको भी आप चुन लीजिए, चाहे वोटर की अपेक्षा पूरी करती हो नहीं करता। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार ऐसा लग रहा है कि वोटर सिंबल के बजाय ये देखेगा कि उसके जो उसका जो जनप्रतिनिधि है वो किस राजनीतिक दल का ठीक है, जो उसकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके। अब ये जो जिस तरह से हमने देखा ना, तो मार्च 20 का घटनाक्रम में बड़े बड़े नेता बिक गए, तो एक शंका वोटर के मन में ये भी रह गई कि मैं इसको वोट दूं, कहीं ये भी ना बिक जाए। तो ये जो चीज है, ये वोटर की भी परीक्षा है इस वक्त कि वो कैसे अपना सिलेक्शन करता है। वो दल के आधार पर करता है या सिंबल के आधार पर करता है, या फिर वो जो आजकल छोटे छोटे दल आ गए किसी नए दल को चुनने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। कोई भी तीसरी ताकत मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ का जो मिजाज है, राजनीतिक मिजाज, वो केवल दो दलीय आधारित है। जी, आवाज आवाज बंद ब्रेक हो हो गई गई भाई है। साहब। जी आवाज आ रही है आपको प्रशांत जी? हाँ, हाँ, अब आई, आवाज। अब हाँ जी, आई। अब आई है, अब आई है। कंटिन्यू करिए भाई साहब। नहीं, मैंने अपनी बात, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ जो माहौल है वो तीसरे दलों के हिसाब से नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने जो आज घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत सारी चीजें की है, लेकिन एक जो जो बड़ी मेजर एक स्कीम मध्य प्रदेश में आ गई, वो लाडली बहना। और वही जब इसके केंद्र में आ गई है, तो अब जो इलेक्शन है पूरा उस पर आधारित हो गया। दोनों राजनीतिक दल एक जैसी योजनाएं ला रहे हैं, एक जैसे वादे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक वैल्यू एडिशन अभी किया कि वो 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए स्कूल जाने के लिए बच्चों पर खर्च करेंगे। तो कैश बेस्ड जो स्कीम है, उसको लेकर भी वोटर का किस तरह का रुझान रहता है कि वोटर एक उसके उसमें आता है कि नहीं आता, कि किसकी सरकार आने पर ज्यादा कैश मिल रहा है। तो वो भी एक अलग तरह का, पूरे देश में ये जो मध्य प्रदेश है ना, बहुत सारी चीजों की एक जो लेबोरेटरी कहा जाता है, इस बार ये इलेक्शन में कैश बेनिफिट का जो है ना, इसकी भी एक लेबोरेटरी के तौर पर सामने आएगा। जी, 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 जी। आपने जो बताई मुख्य बातें कि चुनावी फिजा में कौन-कौन से मुद्दे मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। जैसे दिनेश जी ने कहा कि जो वहाँ पे जो कांग्रेस की रणनीति है और इस समय जो चुनावी घोषणा पत्र भी सामने आ गए हैं और साथ ही जो बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसमें और बढ़ोतरी हो गई है। और साथ ही कांग्रेस सरकार जो इस समय गिराई गई थी, उसका जो एक सहानुभूति इम्पैक्ट जो कांग्रेस पार्टी मतलब लेना चाहिए था, उस तरह से लेने में कहीं न कहीं चूक रही है। उस तरह से विक्टिम एक तरह अपने को दिखा नहीं पा रही है, जो लोगों की सहानुभूति कांग्रेस के साथ जोड़े। तो इसमें आप क्या किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? सर देखिए, ऐसा है, इस देश में असली विक्टिम तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने चाय बेची, संघर्ष किया, है ना। तो विक्टिम, एक बहुत बड़ा विक्टिम सामने है, तो उसके सामने क्या विक्टिम बन के जाना। दूसरी बात यह है कि जनता जो है वो हमेशा सर्वोच्च होती है लोकतंत्र में। उसको पढ़ पाना, और खासतौर से स्टूडियो के बंद कमरे में बैठकर या थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और आजकल वैसे भी आप जब आम आदमी से इंटरेक्शन करते हैं तो उसके जो मन में होता है वो ही कह दे, ऐसे ऐसे कम लोग मिलते हैं। अब जनता बहुत चतुर हो गई है। तो एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जनता द्वारा चुनी गई सरकार को जिस तरह से अपदस्थ किया था, और जो हॉर्स ट्रेडिंग की करके सरकार गिराई गई थी, जो दल बदल कराया गया था, जनता के पास उसे सबक सिखाने का ये समय आया है। अब मामा जी ने कितना उस पर कर लिया है, उस चीज को प्लस माइनस कहा नहीं जा सकता, लेकिन
ये इतिहास बताता है कि जहां जहां ऐसे वाकये हुए हैं वहां वहां दल बदल कराने वाले दल ने औंधे मुंह की खाई है। आमतौर पर जनता को बहुत नाराजगी होती है। तो ये माइनस फैक्टर बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा माइनस फैक्टर ये है कि शिवराज सिंह जी को, मुख्यमंत्री जी को, जिनकी दरअसल मध्य प्रदेश में वो अकेले नेता हैं जिनकी सभी क्षेत्रों में चंबल से लेकर और बिंद तक उनकी मजबूत पकड़ है और वो इतने सालों से सत्ता में है, वो नब्ज जानते हैं। लेकिन केंद्र सरकार अपने ही मुख्यमंत्री को लगातार कमजोर करने की कोशिशों में लगी रही और अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री का फेस भी डिक्लेयर नहीं किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनेगी या जो भी है, मतलब सिंबल को वोट दीजिए। अब ये जो दिल्ली और प्रदेश के बीच की जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये बहुत सारी जगह आपस में टकरा रही हैं। मध्य प्रदेश में ये दिखाई दे रहा है। राजस्थान में सरकार नहीं थी लेकिन वसुंधरा का जो हाल किया है नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व में, तो ये और जो यूपी में भी हो रहा है, अभी सामने खुलकर नहीं आया है, लेकिन घोसी में समाजवादी पार्टी की विक्ट्री भी कहीं ना कहीं ये उन्हीं इंजन के टकराव की बदौलत मैं मानता हूं। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि चुनाव निष्पक्षता से होगा। मशीनरी से कह दिया कि जो जहां वोट डाले डालने दो, काम हो गया। अब मामा जी खुद मतलब उन्हें संशय है कि वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे नहीं बनाए जाएंगे। टिकट भी चौथी लिस्ट में मिला है, उनकी क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति नहीं होगी, और उन्होंने भरपूर कोशिश की है। लेकिन और एक समय ऐसा आ गया जब वो इतना मतलब चिढ़ गए थे तो उन्होंने मंच से पूछना शुरू किया, दिनेश जी इस पर प्रकाश डालेंगे, कि मैं आपको मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद हूं या नहीं हूं, आप मुझे दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, मैंने आपके लिए काम किया या नहीं किया। और इसके बाद वो सीधे दूसरे प्रश्न पर आ गए। किसी की भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है ऐसे प्रश्न खुले मंच से कर सके जनता के सामने। आप मोदी जी से संतुष्ट हैं या नहीं है, आप मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या नहीं है, आप मोदी के नाम पर वोट देंगे, मोदी जी के नाम पर वोट देंगे या नहीं देंगे। तो इस तरह की स्थितियां वहां पर बनी है। तो कुल मिला के बहुत मतलब उन्होंने कोशिश की और बहुत सारी योजना, जब प्रियंका की रैली हुई थी उन्होंने गारंटी दी थी, उन गारंटियों को उनकी सरकार आने से पहले अपने शॉर्ट टर्म में ही उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने आप इंप्लीमेंट कर दी। अब कांग्रेस, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है और खासतौर से ये दो लोगों का मतलब जो भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, उससे स्टेट का काडर जो है बहुत रुष्ट है और जगह जगह आपको विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं, पार्टी में ही देखने को मिल रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी तो जनता में देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो यह है कि आपका काडर कितने मन से आपकी सरकार लाने के लिए यत्न करता है। और कुछ जो संघ के प्राचीन लोग हैं उन्होंने भी एक दल बना लिया है कि गुस्सा होकर के भाई परंपराओं और मूल्यों पर आधारित मतलब हमें, तो वो अलग तरीके से एक सैबोटेज कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि चुनाव मैदान में कूद कर ही कोई सैबोटेज करे, लेकिन वो सैबोटेज अंदर पार्टी के चल रहा है। अब हम कांग्रेस की स्थिति पर आते हैं। तो कांग्रेस, भारत जोड़ो अभियान के बाद कांग्रेस का टेम्पो बहुत हाई है। राहुल गांधी के उस भारत जोड़ो यात्रा जो थी, उसके बाद जो कांग्रेस में जो नई स्फूर्ति चेतना जागृत हुई है और वो जिस तरीके से वो उन्होंने उछाल लिया है और जोश आया है, वो कर्नाटक में देखने को मिला। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को, जहां प्रधानमंत्री लगातार आखिरी के दिनों में ध्रुवीकरण की कोशिश में करते रहे और उन्होंने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़कर जाने वहां पर क्या क्या किया, पूरी कोशिश हुई,
लेकिन कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिया, ये देखा आपने। तो कर्नाटक की जीत ने भी कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार किया है। जी और कांग्रेस इस वक्त जो तेलंगाना में उनको रिस्पांस मिला है और जो मिल रहा है, उससे वो पूरे उसमें उनका टेम्पो हाई है। और जितने सर्वे आए हैं वो भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर इशारा कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद सिर्फ 2 कैंडिडेट ऐसे थे जो विद्रोही हुए, वरना दिनेश भाई साहब बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि 13 और 18 के चुनावों में कांग्रेस की लिस्ट आती थी तो क्या गदर मचता था, पुतले फूके जाते थे, प्रदर्शन होते थे। इस बार बड़ी शांति के साथ सिर्फ 2, एक उज्जैन उत्तर का आया है, एक राघवेंद्र सिंह हुए। राघवेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली है। और जो उज्जैन नॉर्थ वाले हैं शायद, उनका अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कहा था कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। तो इतनी मतलब उसमें ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि जब पार्टी के लोगों को ये लगता है कि सत्ता में आ रही है कांग्रेस, तो वो विद्रोह उतना करते भी नहीं है। वो जानते हैं कि अभी नहीं मिला है तो सरकार बनेगी तो बहुत सारे निगम हैं, कोऑपरेटिव हैं, ये हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, कहीं ना कहीं हमारे को मतलब रबड़ी का नंबर हमारे पास भी एक चम्मच आएगी जरूर, सरकार बनेगी तो और बोले जब सरकार ही नहीं बनेगी तो फिर वो विद्रोही हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुद महसूस हो रहा है, मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश है, मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, तो मेरी वहां बहुत सारे लोगों से बात होती है, मेरी बिंद के लोगों से बात होती है, तो वो सीधी सीधी सी बात होती है कि बोले नहीं, इस बार नहीं, इस बार ब्रेक करना होगा। वो लोग जो हमेशा बातचीत में कहते थे नहीं बीजेपी मतलब उसका कोई विकल्प नहीं, अब वो वाली स्थिति भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं तो कौन, एक सवाल दागा जाता था। करोड़ों रुपया पप्पू बनाने में राहुल गांधी को खर्च कर दिया, अरबों रुपया बीजेपी ने, और अब उन्हें लगा कि यार ये पप्पू वाली तो बात खत्म हो गई, पप्पू तो ये है नहीं, अब क्या करें, तो अब रावण बनाने के लिए अब नहीं वो किया जा रहा है। और जिस तरह की देखिए ये निम्न कोटि की राजनीति है, जो महुआ मोत्रा पर जो ट्रोल हुए हैं, जो उसके व्यक्तिगत लाइफ पर जो जिस तरीके से पूरा कैंपेन चलाया गया है, वो क्या समझते हैं आप, समाज को बहुत पसंद आ रहा है। आप वैसे नारी शक्ति की बात करते हैं, महिला अधिनियम, महिला आरक्षण लाते हैं, कानून लाते हैं, लेकिन इस सब के बाद आप एक सांसद महिला जो मुखर होकर खिलाफत करती है, जो लगातार आप पर और आपके मित्र औद्योगिक समूह पर हमले करती है, आप उसको लगातार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उसको इस हद तक गिर रहे हैं कि उसका चारित्रिक कि वो भाई एक बात सुनिए, वो वेस्टर्न कल्चर की महिला है, अमेरिका में पढ़ी है, टॉपर रही है, दुनिया के सबसे बड़े बैंक में वो वाइस प्रेसिडेंट थी, तो अगर आप उसके कोई पर्सनल संबंधों के कोई फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं कि वो क्या पहनी हुए है, मिडी पहने हुए है, या वाइन पी रही है, या शिगार पी रही है, इससे यार अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किस पार्टी में नहीं है, अब कांग्रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, सबको सब जानते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी ने कभी इन बातों को लेकर कैंपेन नहीं चलाई, ट्रोल नहीं किया किसी को। ये चीजें भी ये चीजें जो हैं प्रशांत जी, ये भी बहुत नेगेटिव में जाती हैं इस तरीके की। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस वक्त कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में प्लस है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रचार बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि हम पॉजिटिव अपनी बात रख रहे हैं, नकारात्मक तरीके से रख रहे हैं, तो इस नेगेटिविटी भी असर डालती है। मैं दिनेश जी के पास हूँ। दिनेश जी, जैसे कि वचन पत्र सामने आया कांग्रेस पार्टी का आज, और उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं कि बिजली की बात की, 100 यूनिट फ्री देने की बात की है, और साथ ही महिलाओं के जो लाडली जैसे योजना बीजेपी की है, तो उस तरह की कांग्रेस ने अपनी योजना की बात की है, और साथ ही किसानों के लिए बड़ी सारी उन्होंने घोषणाएं की हैं, छात्रों के लिए, और साथ ही एक बड़े रोचक विषय सामने आया, उसमें आईपीएल की टीम बनाने की भी उन्होंने कहा है कि हम मध्य प्रदेश की भी आईपीएल एक टीम बनाने की कोशिश करेंगे ऐसा। तो ये युवाओं को देखकर क्रिकेट के खेल के प्रति जो उनकी आकर्षक है उसको भी कैच करने की मुहिम है,
और साथ ही एक प्रश्न और इसमें अलग साथ जोड़ता हूं कि जो मध्य प्रदेश में जैसे हरिशंकर जी ने भी कहा, तो और साथ ही जो एक शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय वर्गीय, जो विभिन्न तरह के जो गुट है मध्य प्रदेश के अंदर, जो उनकी गुटबाजी है, और भाई कांग्रेस की तुलनात्मक रूप से गुटबाजी इस समय कोई ऐसी सामने नहीं आ रही है, कोई प्रमुख रूप से ऐसे कोई सामने नहीं आ रही है। तो ये सारे फैक्टर कहीं न क्या इशारा करते हैं दिनेश जी? दिनेश जी, मैं एक आग्रह और करूंगा। मैंने जो कहा है, अगर उसमें कोई फैक्ट या कोई बात गलत हो जोड़ना तो चाहें मैं मतलब हाँ, आप उससे बताइएगा ताकि मैं उस अपने को आत्ममंथन कर सकूं और त्रुटि जो मेरे से हो रही है उसको भी मैं ठीक कर सकूं। जी जी देखिए प्रशांत जी, जो फ्री वीज की जो बात हो रही थी, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बार जो मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन है वो फ्री वीज पर है, और दोनों पार्टियां केवल इसी पर फोकस कर रही है। आप देखिए ना, पिछले 3-4 महीने में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कर क्या रही है? केवल कैश बांट रही है, किसी भी रूप में बांट रही हो, और उसके मुकाबले में कांग्रेस क्या कर रही है? वो भी कैश की स्कीम लेके आ गई। तो जो मैंने कहा, कैश वर्सेस कैश है ये, कि आप यदि आपने सरकार मार्च 2020 में किसी कैश के कारण बना ली, तो आप उसे वोटर तक भी ले जाना चाहते हैं, आप उसको बहुत एक्सपेंड करना चाहते हैं कि वोटर से भी हम इसी तरह से वोट हासिल करें। देखिए, जो मध्य प्रदेश में स्थिति है, जो मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनका जो परंपरागत जो काडर है वो हिला हुआ है। जो सरकार की बुराइयां हैं वो उसमें आ चुकी हैं। उसके अंदर भी बिल्कुल आप ये समझ सकते हो कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को हम किसी दौर में देखा करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी आज उस रूप में दिखाई दे रही है। वो उनके नेताओं का जो व्यवहार है वो ऐसे ही दिखाई देगा जैसे जनता तो बहुत मतलब बहुत छोटे छोटे लेवल पर वो लोग जो है उनसे बात करना पसंद नहीं करते। अपने वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी जनता को लगता है कि वो उनको पसंद नहीं आता है कि इनसे बात की जाए। तो बहुत सारे जो व्यवहार है भारतीय जनता पार्टी का, वो बदल गया जनता के प्रति, जिसको लेकर 2018 में जो चुनाव यदि हारे थे वो, तो उसका कारण साफ है कि जो वोटर नाराज था। और यदि मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्सटेंडेड एंटी इनकम्बेंसी है, तो मतलब वो 15 महीने जब सरकार कांग्रेस की रही थी तो वो खत्म नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार में आकर उसने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अब प्रॉब्लम जो बात हो रही थी कि कांग्रेस क्या करेगी, अब जो कल का वाकया है जो पूरे देश में वीडियो वायरल हो रहा है कि कमलनाथ जी यदि ये कहें कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के आप कपड़े फाड़िए, तो ये क्या है भाई? अब आप ये कहते थे पहले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, पार्टी से गुटबाजी चली गई। अब तो दो ही लोगों की कांग्रेस है ना मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। दोनों अपने आप को छोटा भाई बड़ा भाई कहते हैं। और टिकट वितरण में कौन सर्वे करा रहा था? कमलनाथ जी सर्वे करा रहे थे। यदि इसके बावजूद आप देखिए कि उज्जैन में विरोध होता है, शिवपुरी में तो आप बीजेपी से जो आया हुआ है विधायक, उसको आप टिकट नहीं देते हैं, जिसको लेकर बात हुई, तो आप क्या कहेंगे? रणनीतिक तौर पर आपकी कोई कमजोरी है? आप अपने भीतर जो जिस तरह से चल रहा है टिकट वितरण को लेकर, उसको आप एक मत नहीं हो पा रहे हैं। आप बुंदेलखंड में जो अच्छी स्थिति है उसको भी आप टिकट के कारण कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप तो इंदौर शहर में आपने जिसको टिकट दिया है, वहां तो खुलेआम जो कांग्रेस पार्टी में होता है कि आप जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे कर रहे हैं। तो जो चीज कांग्रेस को मैनेज करने की आवश्यकता है, जो भारतीय जनता पार्टी अब तक नहीं कर पाई है, कोई भी राजनीतिक दल होता है उसके अंदर जो असंतुष्ट है, नाराज है, यदि उनसे यदि आपका डायलॉग नहीं हो रहा है तो आपके लिए चुनाव में घातक है। यदि आप बात कर लेते हैं, मना लेते हैं, देखिए क्षणिक होता है गुस्सा। यदि आपको टिकट नहीं मिला है तो हो सकता है कि आप अगले पल मान जाएं, आपको कारण समझ में आ जाए कि हाँ, मैं इसके मुकाबले में हार सकता था, तो आप मान जाए। ज्यादा से ज्यादा आप उदासीन होंगे, प्रचार करने नहीं निकलेंगे, लेकिन पार्टी को नुकसान नहीं करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के जो काडर बेस्ड कार्यकर्ता में आमतौर पर ये देखा जाता है, जब वो उदासीन होता है तो वो वोट मांगने नहीं जाता घर पे, मुंह दिखाई करता है, रस्म अदायगी करता है, जो 2018 में भी उसने की थी। और वो उससे ज्यादा खराब स्थितियां भी हैं। तो कांग्रेस उसको अपने फेवर में कैसे लाती है? क्या ये आज भी जो खुले मंच से जो वचन पत्र को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने एक दूसरे पर जिस तरह से कटाक्ष किए, ये कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं देते कि आपके साथ कपड़े किसके फटना चाहिए। यदि ये जवाब दिग्विजय सिंह की तरफ से आएगा कि पीसीसी अध्यक्ष आप हैं, फॉर्म ए और बी आपको जारी करना है, तो कपड़े आपके फटना चाहिए।
तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये संवाद भले ही सहजता से हंसी मजाक में किया गया हो, लेकिन इसके जो राजनीतिक मायने हैं, जब सार्वजनिक मंच से आप मुंहबाज जिसे कहते हैं ना, कि एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप इतने वरिष्ठ नेता करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो मंच प्रॉपर नहीं था। कहीं ना कहीं मन में कटुता है। आप देखिए कमलनाथ के छिंदवाड़ा में क्या होता है, नकुलनाथ मंच से टिकट अनाउंस कर देते हैं, पार्टी अनाउंस नहीं करती है, पार्टी की लिस्ट नहीं आती, वो कहते हैं ये टिकट हमारे कैंडिडेट होंगे। तो आप क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको लेके द्वंद्व कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है। आप जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन में जो नई लीडरशिप आप देख रहे हैं, वो पुराने किसी ना किसी नेताओं से जुड़ी हुई है। आप उन्हीं को लेकर लगातार ये द्वंद्व चल रहे हैं, जितनी चीजें चल रही है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो, जो उनकी पार्टी है जिसे लोग कहते हैं कि मातुल्य है, उसकी वो कैसे स्थापित रहे, वो कैसे बचे, उसके बजाय जब आपका ध्यान अपने पुत्रों की तरफ होगा, उनकी विरासत की तरफ होगा अपनी, तो मुझे लगता है तो इतना आसान नहीं होगा कि इतनी आसानी से कांग्रेस पार्टी उस एंटी इनकम्बेंसी को अपने फेवर में कर लेगी, या भारतीय जनता पार्टी भी जो उसका कार्यकर्ता नाराज है, इतने लोग छोड़ के चले गए, तो उसका नुकसान तो होगा। लेकिन वो कितना उसको कंट्रोल करते हैं, कितना अपने प्रचार तंत्र का सहारा लेते हैं, कितनी आपके यहाँ एक और चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्रेडिबिलिटी। एक पॉलिटिकल पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी होती है, उस क्रेडिबिलिटी में कमलनाथ कहाँ खड़े हैं और शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हुए हैं। पिछले चुनाव तक हमने ये देखा था कि शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर कहा जाता था, जनता उनकी घोषणाओं पर भरोसा नहीं करती थी। लेकिन आज 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही है, तो 15 महीने में कमलनाथ की सरकार की कुछ चीजें तो पता है ना, लोगों को पता है कि उन्होंने 15 महीने में क्या किया था। मैंने लोकसभा चुनाव जो 2019 का था उस वक्त देखा था, जब इन्होंने जो जो मेधावी छात्र थे जिनको लैपटॉप दिया करती थी सरकार, जब उन बच्चों को लैपटॉप नहीं मिला तो उनमें निराशा थी, उनके माँ बाप निराश थे कि शायद गलत सरकार आ गई। जब इस तरह की स्कीमें आप बंद करते हो तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। जो बात बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमलनाथ को लेकर कह रही है, उनकी कांग्रेस की सरकार को लेकर कह रही है, यदि ये सत्ता में आए तो ये वैसा ही करेंगे जो जब उन्होंने 2018-19 में किया था कि साहब आपकी सारी स्कीमें, जितनी भी वेलफेयर स्कीम थी वो सारी बंद कर दी थी। तो ये एक अलग तरह का जो है द्वंद्व है जो यहाँ क्रेडिबिलिटी से जुड़ा हुआ है, और इस क्रेडिबिलिटी को आप वोटर के बीच में कैसे प्रूव करेंगे कि नहीं शिवराज सिंह से चौहान से बेहतर जो है कमलनाथ है। शिवराज सिंह चौहान भले ही चेहरा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज की तारीख में एकमात्र वही लीडर है जिसके पास 60-70 लाख जो महिला वोटर है, जो केवल शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट दे रही है, वो उसके पास वोट बैंक, वो भाजपा का वोट बैंक नहीं है। जिस दिन भाजपा उनको इग्नोर करेगी उस दिन वो वोट बैंक भाजपा को नहीं मिलेगा। आज भी यदि ये बात होती है कि शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं है, और शिवराज सिंह चौहान भी अपनी तरीके से मैसेज दे रहे हैं, यदि वो चेहरा नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो उसका जो महिला वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। जी, बड़ी बात कही आपने कि जो महिला वोटर है वो शिवराज सिंह चौहान के नाम से और जुड़ी हुई है बीजेपी से, सरकार से। और अगर शिवराज सिंह चौहान की प्रमुखता नहीं मिलती पार्टी में तो जरूरी नहीं कि महिला वोटर बीजेपी का साथ दे। साथ ही एक प्रश्न और इसमें जोड़ता हूँ कि दिग्विजय सिंह का एक लेटर बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जो उनकी नाराजगी प्रकट करने का एक तरह से कहा गया कि दिग्विजय सिंह ने, लेकिन बाद में उन्होंने खंडन किया और वीडियो भी उनका आया है कि उन्होंने कहा कि मैं जन्म मतलब कांग्रेस में ही मरते दम तक रहूंगा। और फिर एफआईआर भी दर्ज होती है, बताते हैं कि जिन्होंने हैंडल से ये पत्र वायरल हुआ उस पे एक एफआईआर भी दर्ज हुई। इसका क्या कुछ इम्पैक्ट है, क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ क्या पड़ता दिखाई देता है? तो प्रसाद जी देखिए, वो लेटर फर्जी था ये सभी को पता था, क्योंकि दिग्विजय सिंह उस तरह के राजनेता नहीं है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ दें। मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, दिग्विजय सिंह एकमात्र मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं जिसे गली मोहल्ले के बारे के नेताओं के बारे में भी मालूम। वो एक एक विधानसभा क्षेत्र का पूरा जो ज्योग्राफी है वो जानते हैं, कास्ट इक्वेशन जानते हैं, वहां के प्रमुख लोगों को जानते हैं। उन्हें पता है कि उनके मुकाबले कमलनाथ कहीं नहीं ठहरते। यदि कांग्रेस सत्ता में आई थी 2018 में तो इसकी बड़ी वजह दिग्विजय सिंह की पदयात्रा थी, नर्मदा की पदयात्रा थी। जब तक दिग्विजय सिंह ने कसम ली थी कि वो 10 साल पद नहीं लेंगे तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई थी। 2008 का इलेक्शन वो हारी, 2013 का इलेक्शन वो हारी, 2018 में वो सत्ता में आई थी। तो उसके लिए दिग्विजय सिंह ने एक श्रम किया था, उन्होंने पदयात्रा की थी, संगत में पंगत उन्होंने जो कार्यक्रम था, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मनाने जो गए थे, उन्होंने गांव गांव गए थे। और अभी भी दिग्विजय सिंह ने जो 66 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती रही है उस पर यदि मेहनत की है
वो 66 सीटों पर उन्होंने, उसमें शिवपुरी भी है जिसको लेकर ये विवाद हो रहा है, जिस पर देखिए ये हो रहा है कि कपड़े फाड़ने चाहिए, तो वो भी उन्होंने उस 66 सीटों में थी जो कांग्रेस पार्टी जीतती नहीं है, उस सीट पर भी उन्होंने मेहनत की है। तो कमलनाथ के लिए दिग्विजय सिंह मजबूरी है। दिग्विजय सिंह जिस दिन कांग्रेस छोड़ेंगे तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं दिखेगी। जितना आप देख रहे हैं ना कि हम बाकी जो जब एक बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो अर्जुन सिंह कांग्रेस के साथ खड़े थे, इसलिए कांग्रेस बच गई। तो यहाँ एक ठाकुर राजनीति एक अलग तरह की चलती है, क्षत्रिय राजनीति। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिग्विजय सिंह के फेवर में, इसलिए दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस छोड़ने का जो पत्र था उनका, वो एक शरारत से ज्यादा कुछ नहीं था, इसीलिए एफआईआर हो गई। वो पत्र कोई भी पढ़ता, उनका जो सिग्नेचर जिस तरह से किया गया था, जिसने दिग्विजय सिंह के सिग्नेचर देखे हैं वो तो पहले ही देख के कह देता कि ये फर्जी पत्र है। और दिग्विजय सिंह को पत्र लिखने के बजाय वो तो सीधे मीडिया में आके भी कह देते कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उनको कोई इस बात का डर नहीं होता, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपनी बात को बड़ी बेबाकी से कहते हैं, ये सब जानते हैं। बिल्कुल टिक्का बड़े बेबाकी से राय रखने में मशहूर हैं दिग्विजय सिंह। और मैं हरिशंकर जी के पास, हरिशंकर जैसे दिनेश जी ने कांग्रेस की पार्टी के अंदरूनी राजनीति के बारे में बताया कि किस तरह से जो शीर्ष नेता हैं मध्य प्रदेश में, दिग्विजय और कमलनाथ के बीच में भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है कि कहीं ना कहीं किसी बातों पर, कुछ बातों पर उनके मतभेद सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है कि वह इस तरह कोई मैसेज ना दे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश चुनाव के लेकर जो सर्वे सामने आए हैं, जिस तरह से फीडबैक आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त बताई जाती है, तो ऐसे में जो इस तरह की अगर विरोधाभास के सामने आएंगे तो नुकसान हो सकता है। देखिए ऐसा है कि जब घर में दो बर्तन होते हैं तो मिलते हैं तो आपस में खड़कते भी हैं, और ये सब जगह है। ये भारतीय जनता पार्टी में भी है और ये कांग्रेस में भी है, ये दूसरी पार्टियों में भी है, क्षेत्रीय पार्टियों में भी है। रामविलास पासवान के भाई और उनके बेटे के बीच में जो है, इधर अखिलेश और शिवपाल के बीच में जो रहा उत्तर प्रदेश में, लगभग देखिए सब जगह ये रहता है। वो भी मतलब उससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। कोई व्यक्ति मतलब हो सकता है अछूता हो, लेकिन उससे कोई अछूता नहीं है। पार्टी में ये सब है। और जहां तक नफे नुकसान की बात है तो दोनों पार्टियां बहुत मजबूत हैं इस वक्त, और हलवा नहीं है कि कोई भी पार्टी ये कहे कि मैं आराम से सत्ता में पहुंच रही हूं या मेरी आंधी चल रही है या तूफान चल रहा है। अब एक चूक पूरे चुनाव को जिस पार्टी से हो जाए वो उस पार्टी को मटिया मेट कर सकती है। इसलिए बहुत फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। आपको याद होगा गुजरात में दक्षिण भारत के नेता थे जिन्होंने एक बयान दिया था माननीय मोदी जी के लिए, और कहा था कि वो नीच हैं। जी। तो उन्होंने उसे किस तरीके से पलटकर पूरे गुजरात में कि मुझे नीच कहा, मैं बैकवर्ड, मतलब चुनावों में किस तरीके से। और देखिए इस देश में आज भी मोदी जी से बड़ा मैजिशियन कोई नहीं। वो और ऐसे योद्धा हैं वो चुनावी रण के, जो आखिरी दम तक हारते हुए भी, ये जानते हुए भी कि मध्य प्रदेश में हार रहे हैं, वो रण नहीं छोड़ने वाले हैं। आखिरी दम तक भी अपनी हार को जीत में बदलने का एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। ये उनकी खूबी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो आखिरी समय तक बूथ पर जो उसका पोलिंग एजेंट है वो जमा रहता है। दूसरी पार्टियों के पोलिंग एजेंट जो हैं वो देखते हैं कि यार हवा नहीं है, हम गए तो 2 बजे ही छोड़कर चले जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें संगठन की भी हैं। अब वो बात वहीं फंसी हुई है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश जो बीजेपी की और आरएसएस की लेबोरेटरी मानी जाती थी, वो काडर बेस थी। उसको दिल्ली नहीं हुक्म से चलाता था, मतलब दिल्ली अपनी कठपुतली बनाकर नहीं चलाता था, वो स्वार्थ थी। तो वो चीज जब देखिए शिवपाल के हाथ में अगर पूरे चुनाव की चाबी दे दी जाती और
उन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी आज इतनी कमजोर दिखाई नहीं देती। कांग्रेस के गुब्बारे में हवा भरने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली नेतृत्व में ने किया है। आपने एक ऐसे नेता को कमजोर किया आपने जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ताकतवर है। जैसे दिग्विजय कांग्रेस में है, उनको अगर ये सोच के कि उनको हट करके या उनको किनारे बिठाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ गेन कर सकती है तो नहीं कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचे कि सिंधिया जैसे दलबदलुओं के सहारे वो मतलब कुछ उसको प्राप्ति हो जाएगी तो ये भी आप समझिए कि संभव नहीं है। और बहुत सारी सीटें जो हैं वो जो दल बदल करवा के ये लोग लेकर आए थे उनकी वजह से ये लॉस होने जा रहा है बीजेपी को। उसको कैसे मैनेज करते हैं, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी की जो विक्ट्री है वो डिपेंड करती है, विजय उनकी उस पर निर्भर करती है। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिनेश जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम साफ है कि भाई ये पार्टी जो है प्रचंड इसकी वो चल रही है। लेकिन हाँ फिर भी ये बात सही है कि दिग्विजय ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। दिग्विजय ने बहुत सैक्रिफाइस किया है और बहुत कूल डाउन होकर उन्होंने कभी कभी मतलब चोहलबाजी में भले ही वो बात सच हो बोल दिया हो, लेकिन वहां मतलब खुलकर कभी ऐसा नहीं हुआ है। और अगर कमलनाथ और दिग्विजय साथ रहकर मध्य प्रदेश में पूरी मेहनत करते हैं और विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं साथ में, जैसा दिनेश जी ने कहा, तो उनकी जीत आसान होगी। हालांकि वो अपनी वजह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में 2 बैठे हुए हैं जो पूरी पार्टी चला रहे हैं और जिन्होंने लाडली बहनों के भाई का ये हश्र किया है, वो उनकी वजह से वो हारी। जी बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी के सामने भी लगातार अंदर की जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। और वही मैं दिनेश जी के पास हूं। दिनेश जी, जो समाजवादी पार्टी के भी वहां पे उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने अपने उतार दिए हैं और ऐसा कहा जाता है कि 9 सीटों पर उन्होंने जैसे उतारे हैं और कहीं ना कहीं समन्वय बनाने की जो कोशिशें थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उतनी में सामने चरितार्थ नहीं हो पाई। लेकिन चर्चा ये भी कि कहीं ना कहीं बातचीत अभी भी चल रही है कि 5-4 सीट ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है अभी। और साथ ही बसपा ने गोंडवाना पार्टी का समझौता उनका हो गया है और उन्होंने भी अपने जो उम्मीदवार हैं उतार दिए हैं। तो इन सब चीजों की जो नई जो एक राजनीति इन दोनों दलों की तरफ से बसपा और समाजवादी पार्टी का जो वहां पर स्टेक है, आप किस तरह से देखते हैं कि वह किसका नुकसान कांग्रेस का कर सकते हैं, कांग्रेस के वोट शेयर में उसको हासिल कर सकते हैं कुछ परसेंटेज, या बीजेपी के वोट शेयर में कुछ वह सेंधमारी कर सकते हैं? इससे क्या इसमें चुनावी आपको जो भी जोड़ लीजिए, इसमें आपको भी जोड़ आम लीजिए। इसमें आम आदमी पार्टी का भी अपना चुनाव लड़ने की तैयारी में है वहां पर। तो ऐसे में आप वो जो राजनीतिक जो वोट शेयरिंग है इसको किस तरह से आप इसको परिभाषित करेंगे दिनेश जी? देखिए प्रशांत जी, एक तो बहुत मध्य प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा इफेक्टिव कभी रहे नहीं। ये जो है केवल कांग्रेस के जो बागी लोग होते हैं या भारतीय जनता पार्टी के कई बार होते हैं। जैसे पिछली बार जो भिंड में संजीव कुशवाहा चुनाव जीते थे वो भाजपा परिवार से जुड़े हुए थे। वो जो है चुनाव जीत कर बीएसपी से उन्होंने एक पार्टी उन्होंने दल छोड़ दिया अपना। लेकिन जो समाजवादी पार्टी में जैसे राजेश शुक्ला है उनका वो कांग्रेस परिवार से थे, उनको टिकट नहीं मिली, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो यहाँ जो बहुत सारे टिकट जो लेके आते हैं लोग, वो बसपा सपा का वोट नहीं होता, वो नेता होते जो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी के कारण टिकट नहीं ले पाए। जहां ये माना जा रहा था कि वो हार जाएंगे, वो दूसरी पार्टी में जाके चुनाव जीत जाते हैं क्योंकि जन समर्थन उनके साथ होता है। तो ये स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं। जितने दल बदल पिछले 2 दिन में मध्य प्रदेश में हुए कांग्रेस की सूची आने के बाद, ज्यादातर लोगों ने बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। और ये बहुजन समाजवादी पार्टी का एरिया कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एरिया है, चाहे ग्वालियर चंबल का इलाका हो या भिंड का इलाका हो
या फिर अपना जो इस तरफ जो झांसी के आसपास का जो इलाका जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया पड़ते हैं उस तरफ के हों। बाकी यदि आप जबलपुर में जाएंगे तो वहां बीएसपी ज्वाइन करने वाला नहीं मिलेगा। बीएसपी ने यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से पैक्ट की बात कही, कौन सी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिसके जो है जिनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे उनकी बेटी खुद भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है अमरवाड़ा से, उसने तो खुद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और दूसरी चीज प्रशांत जी, आप यदि हम कास्ट सिस्टम को देखें तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का वोट है वो कभी एक दूसरे के फेवर में नहीं जाता कि आप यदि वहां दल का आदमी कोई खड़ा हुआ है तो वो चला जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश में जो जैसे ट्राइबल की वैरायटी है, यदि आप बहुजन समाजवादी पार्टी गोंड आदिवासियों के इलाके में समझौता कर रही है तो वहां उसका वोट बैंक था कितना जो वो समझौता कर रही है, वो तो केवल एक आई वॉश है। आप इसे ये मानिए ये किसी ना किसी पार्टी की रणनीति है, वो वोट को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहता है। तो कोई आश्चर्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो डाइवर्ट कराने की कोशिश कर रहा हो कि ये वोट कांग्रेस को ना जाकर गोंडवाना के पास चला जाए या बसपा के पास चला जाए, ऐसी उसकी रणनीति हो सकती है। क्योंकि ये यदि कांग्रेस की रणनीति होती तो फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाती। और वैसे भी मायावती को आप देखिए कि उन्होंने कोई इंडिया अलायंस का हिस्सा तो है नहीं, वो तो कांग्रेस से समझौते की बात तो हो ही नहीं सकती। और समाजवादी पार्टी जो वो तो इसी उम्मीद पर रहती है, ये आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का कमलनाथ के साथ कोई एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी हो सकता है बन रही हो कि वो कहाँ एक कैंडिडेट है जो उसको टिकट दे दें या खड़ा कर दें। उनके पास भी कोई कैडर नहीं है मध्य प्रदेश में, वो भी उत्तर प्रदेश से लगे हुए बेल्ट के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो जो दोनों का ग्राउंड है वो वही है। अब आम आदमी पार्टी भी वही है। यदि सिंगरौली में आम आदमी पार्टी का पार्षद बन जाता है, वो महापौर चुनी जाती है, तो क्या है, वो इलाका तो वही है ना, वो भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड की नेता है वो जो महापौर चुनी गई। तो उन्हें भाजपा के जो असंतुष्ट लोग थे, भाजपा के जो नाराज भाजपा के लोग थे, वो उनको मिले, तो उसका लाभ उनको मिल गया। तो ये जो राजनीतिक समीकरण है, जो तीसरे दलों के जो हम राजनीतिक समीकरण देखते हैं, ये केवल इस बात पर आधारित है कि जो दो दलीय व्यवस्था में जो असंतुष्ट है वो यदि तीसरे दल के पास जाता है और उसका खुद का कोई वोट है तो उस वोट को वो चुनाव में कहीं ना कहीं अपने पक्ष में कर इसी तरह से जो है यदि जीत जाता है तो बहुत अच्छा। जैसे कुलदीप जायसवाल का हुआ करता था, वारासिवनी में वो पहले निर्दलीय चुने गए, उन्होंने 15 महीने कमलनाथ की सरकार को समर्थन दिया, बाद में भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। ये निर्दलीय थे लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर गए तो वहां कैसा रिएक्शन होगा, वो सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे क्योंकि कांग्रेस ने तो उनको सिंबल दिया नहीं था। तो बहुत सारी चीजें वो ऐसे नेता वहां होते हैं पार्टियों में जिनको किसी ना किसी कारण से टिकट नहीं मिले, क्योंकि ये 5 साल ये पार्टियां राजनीतिक ग्राउंड में नहीं होती, जनता के मुद्दों के साथ नहीं होती। कोई बहुजन समाजवादी पार्टी है तो वही जाटता और अहिरवार की पॉलिटिक्स करती हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी यहाँ जो यादवों के बीच में थोड़ा बहुत मूव करती हुई दिखाई देती है, लेकिन अभी तक कोई यादव लीडर इनका सामने नहीं है कि जो यहाँ के यादव वोटरों को अपने साथ ला रहा हो या खड़ा हो। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजिक एक जो है कहीं कैंडिडेट होते हैं जो हर जगह अपना एक जो रिजल्ट होता है उसको इफेक्ट करते हैं और किसी ना किसी राजनीतिक दल की स्ट्रेटजी होता है जिसका हिस्सा होते हैं। दिनेश जी, जैसा दिनेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी, ये 3 या 4% वोट भी लेती हैं तो उन सीटों पर थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती हैं जो क्लोज मार्जिन से हार जीत जहां पर होती है वहां इनका वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो चाहे 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 2% हो, 3% हो। तो ये जो है ये किन जगहों पर और कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती हैं और किसको नुकसान पहुंचाएंगी, कांग्रेस को या बीजेपी को या दोनों को? देखिए, अभी तक जो 2018 के पहले के जो इलेक्शन थे जोशी, उसमें जो भी नुकसान होता था वो कांग्रेस पार्टी को होता रहा।
क्योंकि ये जो यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति और जो अल्पसंख्यक वोटर है, जो कांग्रेस पार्टी का यहाँ कमिटेड वोटर माना जाता रहा था, ये जब से 93-90 के बाद से बहुजन समाजवादी पार्टी है, जब से कांग्रेस कमजोर होना चालू हुई, तो उसके पीछे बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत जिम्मेदार इसके लिए रही, समाजवादी पार्टी नहीं रही, क्योंकि ये इनका जो एससी वोटर था वो बीएसपी के साथ चला गया। वो भले ही यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन कांग्रेस को नुकसान कर गया। आपको दलित एजेंडा याद होगा, 98 में दिग्विजय सिंह लाए थे। वो दलित एजेंडा मायावती के इस एससी वोट को रोकने के लिए था, लेकिन वो खिलाफ चला गया। वो खिलाफ चला गया उनकी जमीनों के कारण कि आपने चमोई की जमीन जो है उसको छिनाकर आपने एससी के लोगों को दे दी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कांग्रेस के खिलाफ गई, जो 2013 तक, क्षमा करिए, 2013 का जो आखिरी चुनाव था, उस चुनाव तक कांग्रेस पार्टी को नुकसान करती रही। जैसे 18 के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी कमजोर हुई, वो कई जगह रनर रही, लेकिन वहां कांग्रेस जीत गई, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया, क्योंकि जहां बागी कैंडिडेट ज्यादातर वहां भाजपा से आए हुए थे, तो जो भाजपा का काडर का वोट था वो वहां शिफ्ट हो गया। इसके कारण जो नुकसान होना था वो भारतीय जनता पार्टी को हो गया, और अभी भी ऐसा ही होगा। जो जिस राजनीतिक दल का होगा, यदि उसका खुद का वोट बैंक होगा वो, और वो पार्टी का वोट कितना लाता है, उतना नुकसान होगा। क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट जो था वो लगभग परसेंटेज पिछली बार गिरा था, 2-3% उसका जो है वोट परसेंट गिर गया था। पहले जो मिलती थी सीटें भी उसकी घट गई थी, केवल 2 विधानसभा सीट वो जीत पाई थी, और उसमें एक संजीव कुशवाहा ने बीच में पार्टी छोड़ दी थी, केवल रामबाई रह गई थी। तो उसकी जो ताकत है वो लगातार कम होती जा रही है। और एक और जो चीज हुई थी जिसको आपको याद होगा कि अप्रैल 2018 में वहां ग्वालियर में, जो ग्वालियर चंबल का जो इलाका है जहां एससी वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां जो है अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के बीच एक वर्ग संघर्ष हुआ था चुनाव से ठीक पहले, जो अप्रैल में। तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला था। जो वोट एससी का बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जाता था वो लौटकर कांग्रेस की तरफ आया, और इस बार इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि ये वोट बैंक फिर लौट कर आएगा। जो दलित हो, अनुसूचित जनजाति हो या माइनॉरिटी है, ये तीनों वोट बैंक कांग्रेस के पास लौटेंगे, ऐसी लोग एक अनुमान लगा रहे हैं। क्योंकि इन तीनों वर्गों को ये एहसास हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे वोटों का विभाजन का जो फायदा है वो ऐसे राजनीतिक दल को मिलता है जिनकी आइडियोलॉजी उनके खिलाफ है। तो इसलिए आप मध्य प्रदेश कई मामलों में ये जो 2023 का चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। जी, जी। अच्छा दिनेश जी, इसमें एक प्रश्न साथ में एक चीज, जातीय जनगणना का मुद्दा बड़ा चर्चा में राजनीतिक गलियारों में है। उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट होगा प्रशांत जी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की जो 50% से अधिक जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी पॉपुलेशन है। जो मैं आपसे दलित एजेंडा की बात कर रहा था, यदि 2003 में कांग्रेस चुनाव हारी थी तो उसका कारण ये था कि ओबीसी नाराज था। जो ओबीसी के पास वो जमीनें थी चमोई की, जिनसे छिनाकर आपने एससी को दे दिया था, जिसकी नाराजगी दिग्विजय सिंह को झेलनी पड़ी थी। और आप देखिए कि दिग्विजय सिंह ने ही 1994 में महाजन कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, जिसके कारण 1998 में उनकी सरकार बनी थी। 14% रिजर्वेशन दिग्विजय सिंह ने दिया था, और अब जब कमलनाथ की सरकार बनी उन्होंने 27% रिजर्वेशन उसको कर दिया। वो अभी तक कोर्ट में अटका हुआ, लेकिन जो ओबीसी चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में, उन्होंने 27% रिजर्वेशन दिलाने के लिए उस पिटीशन को अभी तक उसका निराकरण ही नहीं कराया। तो वो एक मेजर बड़ा मुद्दा है और अंडर करंट है। आप देखिए, जो मैं यादव वोटों का जिक्र कर रहा था, 3% के करीब यादव हैं, और इस वक्त जो पूरा यादव वोट है या यादव लीडर है वो सब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वो भले ही किसी भी राजनीतिक दल के हों। जी, जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने कि ओबीसी का मुद्दा और जातीय जनगणना का मुद्दा बड़ा प्रभावित करेगा मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव को। हरिशंकर जी, कार्यक्रम के अंत में आते हैं और पूरी चर्चा को जिस तरह से रहा, पूरी चर्चा के सामने जो बातें निकल के आई, उसमें आप क्या देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति को, जैसे जातीय जनगणना का मुद्दा बड़ा प्रमुख रूप से सामने आया, और साथ ही फ्री बीज की भी जो घोषणाएं सभी पार्टियां इस समय कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के सामने मुख्य रूप से आप किन मुद्दों को परिभाषित करेंगे? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों पार्टियों को अलग करते हैं एक दूसरे से? देखिए, मेरी समझ में जो सबसे पहले आया वो ये है कि आप अपने कार्यक्रम में दिनेश जी को लगातार बुलाते रहा कीजिए। काफी ज्ञानवर्धन होता है मध्य प्रदेश की स्थितियों के बारे में, उनसे जानने समझने का काफी लाभ हुआ। तो उसके लिए
दिनेश जी का मैं व्यक्तिगत तौर पर आभार करता हूं। नहीं, निश्चित रूप से, निश्चित। दूसरा ये है कि देखिए, जो सर्वे आ रहे हैं वो सारे के सारे सर्वे कांग्रेस को थोड़ा प्लस दिखा रहे हैं। उसकी वजह वही है जो दिनेश जी ने बताई कि ओबीसी और दलित वोट का जो रुझान है और अल्पसंख्यक का, वो कांग्रेस की तरफ फिर से वापस आ रहा है। और इसके लिए कांग्रेस ने जो पिछले दिनों कार्ड खेले हैं बिहार की जातीय जनगणना के बाद में उनकी समझ में आया है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के माथे पर जो लकीरें पड़ रही हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं। वो समझ में आती हैं कि ये उनकी परेशानी का सबब है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का अपने ही व्यक्ति को कमजोर करना, अपने ही मुख्यमंत्री को कमजोर करना। बहुत सारी ऐसी सभाएं थी जब वो वहां पर थे, उनका नाम तक नहीं लेते थे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी। तो ऐसी स्थिति में साफ साफ मैसेज था, भाई जनता देख रही है। वो लाडली बहनों के भाई हैं, मामा हैं वो मध्य प्रदेश के। लाडली बहनें भी, ऐसा नहीं है कि मूर्ख है, उन्हें मालूम है कि अगर मामा नहीं आया तो भारतीय जनता पार्टी का कोई और आ गया तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये स्थिति अगर लोगों के दिमाग में घर कर जाती है तो जो बीज बात समझ में आती है। जी, आज की आवाज कट गई थी पूरी, दोबारा से वो लाइन पूरी कर दीजिए, आपकी नेट से दिक्कत हो गई थी। आपके अंतिम 2 लाइन। शिवराज सिंह जी ने जो बीज बोए हैं, जो फसल लहला रही है वहां भाजपा की, जो लाडली बहनें हैं शिवराज जी की, जो जिनके बल पर शिवराज जी मामा केंद्रीय नेतृत्व ने कमजोर की है। तो जी जी जी, अगर रिपीट मुख्यमंत्री जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दोनों पार्टी सामने चुनौती बहुत बड़ी है। और ऐसा नहीं किसी भी पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है मध्य प्रदेश में। और लेकिन जो चुनावी सर्वे बता रहे हैं उसमें कांग्रेस के अंदर आत्मविश्वास भी अलग दिखाई देता है। और दिनेश जी ने और हरिशंकर जी ने बड़े विस्तार से पूरे मध्य प्रदेश चुनावी बिसात की पूरी को परिभाषित किया कि किस तरह से हमारे क्या संभावना है किस पार्टी के लिए। और साथ ही जो नेताओं के आपसी अंतर्विरोध हैं वह भी सामने जो आ रहे हैं, वह भी बड़ी चिंताएं दोनों पार्टियों के लिए पैदा करते हैं कि उन्हें भी उस पर काम करने की आवश्यकता बहुत है। और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम दे देते हैं। और मैं दिनेश जी का और हरिशंकर जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे विस्तृत तरीके से मध्य प्रदेश की चुनावी बिसात को परिभाषित किया है। आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।